हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुल्यांकी भार ज्ञात करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँगा। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों, पहले हम तुल्यांकी भार होता क्या है इस बात को हम समझ लेते हैं। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि भार की दृष्टि से उसके कितने भाग हाइड्रोजन के 1.008 भाग, या ऑक्सीजन के 8 भाग, या क्लोरीन के 35.5 भाग, या सिल्वर के 108 भाग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संयुक्त होते हैं अथवा उन्हें यौगिक में से विस्थापित करते हैं। तो ये तुल्यांकी भार है। और अगर हम तुल्यांकी भार को ग्रामों में व्यक्त करें तो उसको ग्राम तुल्यांकी भार कहा जाता है। तुल्यांकी भार अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके से निकलता है। हम यौगिक का, मूलक का, अम्ल का, क्षारक का और लवण का, इनका तुल्यांकी भार निकालते हैं तो अलग अलग तरीका होता है। यदि किसी यौगिक में तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है तो हम उस परमाणु का भार जिसका हमें पूछा जाता है उसका परमाणु भार के अंदर हम उस यौगिक के अंदर उस तत्व की जो संयोजकता होती है उसका भाग देते हैं। जैसे दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक प्रकार का यौगिक है और इस यौगिक में अगर कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 40 है और इस यौगिक के अंदर इसकी जो संयोजकता है वो 2 है। इस प्रकार इसका तुल्यांकी भार 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी यौगिक के अंदर हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार जैसे कोई मूलक है और उस मूलक का तुल्यांकी भार निकालना है तो मूलक का सूत्र भार हम निकालते हैं और फिर उसकी संयोजकता का भाग देते हैं। जैसे यही था CO3-2, ये एक मूलक है और इस मूलक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका जो सूत्र भार है उसके अंदर हम इस मूलक की संयोजकता का भाग देंगे। देखिए, कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 × 16 तो 12 + 48 और इस प्रकार टोटल अगर योग करते हैं तो 60 हो जाता है। अब इस 60 इस मूलक का सूत्र भार है और इसकी जो संयोजकता है वो 2 है, तो इसका 2 का भाग देंगे तो 30 आ जाता है। तो ये 30 इस मूलक का तुल्यांकी भार है। तो मूलक का तुल्यांकी भार इस प्रकार निकाल सकते हैं। और कोई अम्ल है जैसे HCl, ये अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4 एक अम्ल है और इस अम्ल का तुल्यांकी भार हम निकालते हैं तो इस पूरे अम्ल का अणुभार निकालते हैं तो 2 जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2, और सल्फर का 32 प्लस जो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 × 16 तो 2 + 32 + 48 टोटल इसका हुआ 98। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं जो हाइड्रोजन है, प्रतिस्थापीय हाइड्रोजन है, उसकी संख्या का, या प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु जो इसके अंदर जो जितने हाइड्रोजन होते हैं अम्ल के अंदर उसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 का भाग देंगे। इस प्रकार 49 इसका तुल्यांकी भार होगा। यानी कि कोई अम्ल दे रखा है और उस अम्ल के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे अम्ल का अणुभार निकाल लेते हैं और अणुभार निकाल के उसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका भाग दे देते हैं। इसी प्रकार क्षारक की भी बात ऐसे ही होती है कि क्षारक में भी क्या है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका अणुभार निकालें हम, तो अणुभार निकालेंगे तो कैल्शियम का 40 + 32 जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ है, प्लस हाइड्रोजन का 2, 74। अब इस 74 में जो हाइड्रोक्सी आयन कितने हैं, ये 2 हैं तो 2 का भाग देंगे तो इसका ये तुल्यांकी भार आ जाता है। तो ये 37 का तुल्यांकी भार है। इसी प्रकार लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं। जैसे कोई लवण है NaCl, ये लवण है तो इसमें क्या करते हैं, इसका लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो जो सोडियम है उसका 23 + 35.5 इसको जोड़कर, और इसमें जो ये आयन है टोटल धनायन और ऋणायन दोनों का योग करते हैं तो इस प्रकार इसका भाग देंगे तो लवण का तुल्यांकी भार आ जाता है। तो इस प्रकार हम इनके तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।